Unacademy. Let's crack it. गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीबॉडी। वेलकम इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ डॉक्टर ओमकार नाथ। आज हमारी चर्चा का विषय है कि किसी भी टॉपिक से हम चीज़ों को कैसे पढ़ें और किस तरह पढ़ें। उसमें से पीटी, मेंस और इंटरव्यू के एक सेक्शन को, एक सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये एक पेपर है। अब इस पेपर में दो सेक्शन है, एक आपका पीटी, दूसरा आपका मेन। इसके बाद है आपका इंटरव्यू। ये तीन सेक्शन होते हैं, इनके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। बाकी बातें तो आपको इस विषय के विशेषज्ञ बताएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, इनके ऊपर चर्चा करना। थोड़ी थोड़ी सी चीजें हम लोग बातचीत करेंगे कि पीटी में अगर करंट के क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे बनेंगे, और मेंस में क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे बनते हैं, और उसको उत्तर में लिखते कैसे हैं। इसकी बातें की चर्चा हो रही है। तो अब इसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं और किस तरह होती हैं। शुरुआत करते हैं। ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और फिर आते हैं राज्य बनाने के प्रावधान, मेकिंग ऑफ स्टेट्स। तीसरा सेक्शन है सिटीजनशिप या नागरिकता। ये तीन सेक्शन की शुरुआत की हम चर्चा करते हैं। पीटी में तो आपको सर पढ़ा देंगे। क्वेश्चन अगर आया हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर देखेंगे तो किस प्रकार के संविधान, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता पर टिप्पणी करें। मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे या इसको हम कैसे लिखेंगे, इनकी बात की चर्चा हम करते हैं। सपोज करिए ये प्रश्न है, संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता या इसके औचित्य के ऊपर टिप्पणी करें। तो मान लीजिए अगर ये सवाल आता है तो आपके सामने ये पेपर होगा और इस पेपर को इसी तरह की कॉपी होगी और आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी रहा उत्तर लिखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब प्रश्न आता है तो उसको थोड़ा सा समझें। और प्रश्न आया है 125 शब्दों में। आपको जैसे पता होगा 125 शब्द होते हैं, 250 शब्द होते हैं। ये दो ही लिमिट होती है आईएएस के एग्जाम में। स्टेट्स की थोड़ी, बिहार वगैरह की लिमिट अलग होती है, उसकी चर्चा यहाँ हम नहीं करेंगे। तो यहां पर आप संविधान की परिभाषा डालेंगे। ध्यान रखिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप लिखेंगे इतने में। ये जो पैरा है पूरा, इसमें मान के चलते हैं कि इसमें 200 शब्द आ जाते हैं। ये लोक सेवा आयोग का एक क्राइटेरिया है कि इस पूरे में 200 शब्द आ जाते हैं। अब आपकी लिखावट के ऊपर यह निर्भर करता है कि आप इसके बीच में क्या लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं तो मेरा लगभग 1.5 पन्ने पे चला जाता है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि आपको उत्तर, चाहे वो 125 शब्दों का हो तो आधा, और 200 शब्दों का हो तो 1 पेज, और 250 शब्दों का हो तो मैक्सिमम इतना।
तो आपका उत्तर इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमें अपना उत्तर कैसे लिखना है। अब जो आपका उत्तर होना चाहिए एकदम सहज और सरल भाषा के अनुसार हो, और सबसे बड़ी बात वो सबके समझ में आ जाए। कभी भी आपका उत्तर जो है ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूं कि संविधान क्या है और इसकी जरूरत क्यों है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आप परिभाषा देंगे। संविधान किसी भी देश के शासन व्यवस्था का एक दस्तावेज है। ये हो गया इंट्रो। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स, रेगुलेशंस, उसका स्ट्रक्चर्स, उसके प्रोविजन सब कुछ मेंशन होता है। अर्थात भारत की बात करें तो भारत में डेमोक्रेसी है। दूसरा, भारत में इंग्लैंड के पैटर्न पर आने वाला डेमोक्रेसी है। भारत में नॉमिनल हेड है, अर्थात नाम मात्र के प्रमुख है, राष्ट्रपति। भारत में सेंट्रल और स्टेट का शासन है, अर्थात केंद्र और राज्यों का एक मिला जुला स्वरूप का शासन है। भारत में राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आपका निर्वाचन आयोग, जैसे कि आपका अन्य और संस्थाएं। ये सारी चीजें उसमें मेंशन है। इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन में वोट कौन डालेगा, वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी इसका ये एक डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद नीचे अगले पैरा पर आप पैरा चेंज करेंगे। आप चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहें तो पॉइंट बना करके, या आप चाहें तो पूरा पैरा चेंज करके भी लिखे जाते हैं। लेकिन लिखने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या लिख रहे हैं। हम लोग पॉइंट बना करके बताने को प्रेफर इसलिए करते हैं कि उससे सारे बच्चों को समझ में आ जाए, सारी चीजें सहज और सरल चीजों में आ जाए, तो कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहीं से, तो मैं यहां पर बिंदी लगा देता हूं ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। दूसरा यहां पर संविधान शासन व्यवस्था का एक व्यवहारिक संकलन है। दूसरे पैरा में फिर उसके बाद पैरा फिर चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, लेकिन आपको अपने कॉपी का इतना ही हिस्सा लेना है, या इतना ही हिस्सा आपको उसमें लिखना है। अब उसके आगे फिर पैरा चेंज करेंगे या बिंदी लगाएं। तीसरा पैरा, तीसरा पैरा, किसी भी देश के शासन व्यवस्था के संचालन के लिए नियम, संस्था, कानून की आवश्यकता होती है। संविधान इसी आवश्यकता को करता है।
ये तीसरा पैरा होगा जो आप लिखेंगे कि संविधान क्या है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो पहले पैरा में आपने बताया कि संविधान की नॉर्मल परिभाषा, दूसरे पैरा में आपने बताया इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, तीसरे पैरा में बताया इसकी आवश्यकता। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, आपको अपने वर्ड लिमिट के अनुसार, ताकि आपको आभास हो जाए कि इस चीज में आपको लिखना क्या है। अब इसके आगे फिर बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहिए कि इसके आगे के पैरा में हम क्या लिखेंगे। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। संविदा प्लस धान। इसका तात्पर्य एक निश्चित नियम कानून से होता है जो सभी को मानना अनिवार्य होता है। ये अगला पैरा है, उसी के नीचे पांचवा पैरा जो आपने लिखा। किसी भी देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए नियम, संस्था, कानून की आवश्यकता होती है। संविधान इसी आवश्यकता को पूर्ण करता है। फिर अगला पैरा इसी में है, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। संविदा और धान मतलब कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कानून वगैरह वगैरह। अब इसके बाद फिर इसका अगला पैरा आएगा, क्या आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो फिर एक क्वेश्चन मैं आपको सामने जब लिख दूंगा तो फिर आपकी सारी समस्या कुछ हद तक सुलझना शुरू हो जाएगा। संविधान अमेरिकी क्रांति से निकला हुआ एक शब्द है जो लोकतंत्र के साथ सभी विश्व के देशों में पहुंचा। संविधान व लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन एक ही सिक्के के दो पहलू समझे जाते हैं। अब यहां पर आपने संविधान को बताया कि कैसे है, क्या है, किस तरह है। अब एक लाइन और बस जरूरत, फिर हम इसके बारे में समझाना शुरू करेंगे कि क्या है, कैसे है और किस तरह है। देखिए, दुनिया में जो भी शासन व्यवस्था रहा उसमें
धार्मिक, मजहबी, ऊंच नीच की भावना विद्यमान रहे। इसे ही समाप्त करते हुए सभी लोगों को एक समान मानते हुए शासन में एक बराबर भूमिका दी गई। वस्तुतः संविधान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोक कल्याण, लोकतंत्र से जुड़ा शासन का प्रतिरूप समझा जाता है। इसलिए संविधान की आवश्यकता आज हर देश में समझी जाती है। बस जी। पहले पैरा में हमने डिफाइन किया संविधान क्या है, फिर संविधान की कुछ बातें, फिर संविधान की अगली बातें, और फिर संविधान का अर्थ, संविधान कहां से जन्मा, संविधान से क्या जुड़ा है और संविधान की आवश्यकता क्यों। आपके सामने हमने एक 200 शब्दों का उत्तर लिख के दिखाया। ये मेरे लिखने का तात्पर्य इसकी फीलिंग को जानना है कि अर्थात आप इसके पॉइंट्स को जाने समझे। इसके सारा मैटर आपके नोट्स में है, किताबों में है, लेकिन आपको लिखना क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जो दूसरी सबसे बड़ी बात है जानना आपके लिए कि इन किस चैप्टर से कैसे सवाल पिछले 10 वर्षों में बन चुके हैं, और आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं वो पीटी के लिए अलग है, मेंस में कैसे सवाल बनेंगे या किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, उसके ऊपर एक ओवरव्यू आपको बनाना पड़ेगा। और मेरा यही उद्देश्य है कि आपको पूरे सिलेबस से, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, हर पेपर से जुड़े हुए जो भी आईएएस में पूछे गए सवाल हैं उनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं और उनको सॉल्व करके बोर्ड पर दिखाएं बिना किसी टेंशन के या कनिष्ठ वर्ड के। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैंने बताया है उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। संविधान इस शब्द की संकल्पना जो बनी है वो बनी है कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविदा जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और धान मतलब कानून। मतलब एक ऐसा कानून है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया और उसे एक व्यवहारिक दस्तावेज दिया गया। अब संविधान शब्द की उत्पत्ति तो अमेरिकी क्रांति से मानी जाती है, तो क्या भारत में तो यह आया है 1950 में। तो क्या 1950 के पहले दुनिया में शासन भारत में कैसे होता था, हम लाखों साल की पुरानी सभ्यता हैं, या फिर अमेरिकी क्रांति के पहले भी दुनिया में अलग अलग देशों के शासन व्यवस्था थे, तो उनका शासन कैसे चलता था। अब उनका शासन कैसे चलता था इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि संविधान के पहले कैसे शासन चलता था। सबसे पहले बात करें तो, अगर बात करें तो ये क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर
दूसरा क्या है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, तीसरा ये क्या है ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, और चौथा ये क्या है इनकी भी बताने की जरूरत। ये 4 इंडिकेटर मैंने बनाए हैं, आप इनको समझ सकते हैं। इनका शासन चलता था इन पे, इनका शासन चलता था इन पे, जिसको आज सरिया लॉ कहा जाता है, और इनका शासन चलता था इन पे, इनका शासन चलता था इन पे, आई थिंक ये सारे लोगों आप जानते होंगे, पहचानते होंगे। अब इसमें बहुत सी बातें लिखी गई हैं, इसके बारे में क्या है ये भी सच है, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है ये आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक दो लॉ बताता हूं कि संविधान शब्द तो 150-200 सालों से पॉपुलर हुआ है दुनिया के सारे जगहों पर, जहां भी जो भी धर्म समाज रहे उनके कुछ अपने नियम हैं, उसमें कुछ अपने कानून है। भारत की ही तो बात करें तो देश के शासन व्यवस्था को छोड़ के आप कब जन्म लेते हैं, उसका मुहूर्त क्या होगा, उसमें कौन सा फंक्शन होगा, आपके नाम कैसे होंगे, आपका विवाह, परिवार, नातेदारी, किसी के जन्म लेने पर, किसी के मृत्यु होने पर शोक कैसे मनाना है, खुशियां कैसे मनानी है, त्योहार कैसे मनाना है, सब कुछ आज आप उसी के सिस्टम पर चलते हैं। आज भी वही है, विवाह कैसे होगा अभी भी चलता है उसी तरह। ये ना शासन व्यवस्था को छोड़ करके सारी चीजें इनके अनुसार चलती हैं, या फिर यहां भी चलती है। अभी भी आपके जीवन में 99.9% इन धर्म ग्रंथों का अपना इंटरफेरेंस है या महत्व है, या आपके जीवन में होता है, वो हमें पता नहीं चलता। जैसे विवाह होगा हमारा तो 7 अग्नि के साथ फेरे लगाए जाएंगे, बड़ों का आशीर्वाद होगा, सब लोग आएंगे वगैरह वगैरह, सब कुछ इसी विवाह कानून में है। और पिता पुत्री कन्यादान होता है, यहां पर वो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार विवाह हो गया तो आप अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकते हैं, 7 जन्मों का है, यहां अलग कानून है, यहां अलग है, यहां अलग है। इनसे क्या हुआ, दुनिया में ये सारी सिस्टमें रही, इनकी कुछ अपनी अच्छाइयां हैं तो अपनी इनकी बुराइयां हैं। अच्छाइयों का मतलब समाज कैसे चलेगा, समाज में लोग कैसे रहेंगे, एक दूसरे के साथ को रिलेशन कैसा होगा, सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है या ये डिसाइड करते हैं। लेकिन कमियों की बात करें तो भारत में एक जाति को ही पढ़ने लिखने का अधिकार था, अन्य जातियां पढ़ते लिखते उनका अधिकार नहीं था। या फिर एक शब्द में कहें तो आज की इस व्यवस्था में बोले तो इस व्यवस्था की विकृति सबसे ज्यादा है इसमें। अब जैसे एक जाति चोरी करे तो उसके मुंह में शहद डालो, और दूसरी जाति चोरी करे तो उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डालो। एक जाति, कहा जाता है कि एक जाति का 10 वर्ष का बच्चा दूसरी जाति के 100 वर्ष के पुरुष से श्रेष्ठ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आप जानते हैं। तो कहा जाए तो इस सोसाइटी की सबसे बड़ी विकृति थी ये। अब ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे भारत में खड़ा है, हर जगह खड़ा है। आप कहीं भी जाएंगे तो पूछेंगे आपका नाम, ओमकार नाथ, कहेंगे पूरा नाम बताओ, अच्छा ओमकार नाथ शर्मा, अच्छा ये हो ओमकार नाथ क्या नाम है चट्टोपाध्याय, अच्छा बंगाली हो ओमकार नाथ रेड्डी, अच्छा ये हो ओमकार नाथ पंडित, अच्छा कश्मीरी हो ओमकार नाथ पटेल, अच्छा गुजराती हो। तो ये नाम और टाइटल नेम से आपको पता लग जाएगा कि ये उनके बारे में एक ओवरव्यू आपका बन जाएगा। ये एक इनविजिबल सिस्टम चलता है जिससे आपका कैलकुलेशन हो सकता है कि आप ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। तो ये विकृतियां उभर करके आई और इसी ने ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव पैदा किया। ठीक ऐसे ही यहां भी रहा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में यहां भी रहा, शिया और सुन्नी समाज के बीच में लगातार। दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें ऊंच नीच भेदभाव ना हो। तो भाई इन्हीं से अलग करके एक कहा गया कि हम एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाएंगे, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे जिसमें सारे लोग बराबर होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं, भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा कोई भी बन सकता है, शासन चलाने का अधिकार सबको होगा, पढ़ने लिखने का भी अधिकार सबको होगा, सब लोग जो चाहें जैसे भी रह सकते हैं। तो इसी को कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। और सबसे पहला कहा गया क्या कि हर व्यक्ति के कुछ होंगे मूल अधिकार।
मतलब सब लोग बराबर होंगे, एक तरह से जातिवाद को खत्म हो गया। सब लोगों को शिक्षा दिया जाएगा, एक तरह से यहाँ भी जातिवाद को खत्म किया गया। आपको देश में कहीं भी आने का, जाने का, रहने का अधिकार है, ये भी खत्म किया गया, एक तरह से जातिवाद। फिर आप कहीं भी रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको अपने धर्म और संस्कृति का भी पालन करने का अधिकार होगा। तो ये जो मूल अधिकार शब्द आया कि हर इंसान के कुछ अपने अधिकार होते हैं, व्यक्ति जन्म से एक समान होता है, समाज की जो व्यवस्था होती है वही उसको बांटती है, इसी चीज को खत्म किया गया और दुनिया भर में ये शब्द प्रचलित हुआ। कहीं मूल अधिकार, कहीं नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार, कहीं ह्यूमन राइट, मानवाधिकार के नाम से, और ये शब्द यहां से निकला और पूरे वर्ल्ड में गया तो हमारे यहां भी आया। कुल मिला के कहा जाए कि संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो यही कह सकते हैं कि इसने हजारों साल के जो प्रचलित सिस्टम था, जो भावना थी ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, उसको खत्म करने का प्रयास किया और सबको समाज में बराबरी का अधिकार दिया। तो आज समाज में काफी हद तक बराबरी आई है, हालांकि पूरी नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी। हजारों साल की विकृतियां इतनी जल्दी दूर नहीं होती, लेकिन फिर भी लोगों की सोच में, समझ में परिवर्तन तो आया है। तो अब बात की गई कि संविधान क्या है, तो संविधान एक डॉक्यूमेंट है। दूसरा, संविधान एक देश की शासन चलाने की व्यवस्था का एक दस्तावेज है। तीसरा, संविधान पहले की प्रचलित सारी व्यवस्थाओं को दूर करते हुए, जितनी भी विकृतियां हैं उनको दूर करते हुए लोगों में बराबरी की भावना लेकर के आते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये था क्वेश्चन, और ये था आपको इन्हीं सारी बातों को इसमें लिखना है। ये अगर हो गया, कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले आप या तो यहाँ बिंदी लगा लें, या एक लिखें, या पैरा लिखें, कोई नहीं। आपको सबसे पहले पहला पैरा में ये लिखना है, दूसरे पैरा में इसको लिखना है, तीसरे पैरा में आपको ये लिखना है, चौथे या पांचवें पैरा में आपको। ध्यान रखिएगा, वर्ड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आयोग यह मान के चलता है कि 200 शब्द आपके इस एक पैरा में आ जाएंगे। 250 शब्दों का प्रश्न है तो मान के चलिए कि इतना लिखना है। तो अगर आपको अपने वर्ड लिमिट पता है और आपको यह पता है कि मेरे शब्द कितने बड़े होते हैं और एक पन्ने में यह कहां तक जाएंगे, तो आधी लड़ाई आप ऐसे ही जीत लेते हैं। कई सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ते खूब हैं, समझते भी हैं, लेकिन बात जब लिखने की आती है तो वो लिख नहीं पाते हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने कभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। इसका कारण यह भी है कि उन्होंने कभी आईएएस के आए हुए प्रश्नों को सोच समझ करके कागज पर, खासकर यूपीएससी के कागज पर लिखने की कभी पहल नहीं की। आपने मेरे सारे लेक्चर में देखा होगा, तो हर लेक्चर में मैंने यूपीएससी के पेपर को हर जगह मर्ज करता हूं। अगले अगले लेक्चर में भी मैं इसको मर्ज जरूर करूंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस पेपर से कैसे सवाल बन सकते हैं और इस पेपर से हमें क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए और क्या क्या लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। संविधान, राज व्यवस्था और गवर्नेंस। थोड़ा सा कलर डाउन हो गया है, मैं फिर से लिख देता हूं। संविधान, राज व्यवस्था और गवर्नेंस। पहला, संविधान क्या, इसकी आवश्यकता व महत्व। इसको 125 में भी लिखे और 250 में। पहला सवाल ये होगा। इतना लिख लेते हैं तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। भारत में
संवैधानिक विकास। दूसरा सवाल होगा। तीसरा, इसके बाद पूरा हो गया। नए राज्यों की स्थापना औचित्य। केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना औचित्य जम्मू कश्मीर लद्दाख के संदर्भ में, चाहे वो 125 में हो, चाहे वो 250 में हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये चौथे क्वेश्चन को देखिए। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हमने एक लाइन जोड़ दिया। क्या? कि अभी जो देश में चल रहा है, एक तो है केंद्र शासित प्रदेश, अब आपसे पूछेगा इसके औचित्य क्या है, क्यों बनाए जाते हैं भाई, और दूसरा है जम्मू कश्मीर को बनाया गया, इसके ऊपर आपको विचार दें। फिर यहां भी देखिए, नए राज्य बनाना है, कैसे है, अब आपको औचित्य दे देंगे। कहने का मतलब है, एक जो ये पार्ट होगा ट्रेडिशनल होगा। देखिए ये ट्रेडिशनल है, ये आपका उत्तर आपको किताब में मिल जाएगा, इसका भी उत्तर आपको किताब में नोट्स में मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जो है ना, 125 शब्दों के बाद 125 शब्द आपके व्यूज को जानेंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब पूछ देंगे औचित्य बताइए। कई नए राज्य जो बनाए जा रहे हैं, गोरखालैंड की मांग अभी चल रही है, या फिर अन्य और जगह पर, या फिर यूटी बनाने की बात चल रही है। तो अभी JNK को यूटी बनाया गया, अभी कहा जा रहा है बॉम्बई को भी यूटी बना दिया जाए, हैदराबाद को भी यूटी बना दिया जाए, या इस तरह की तमाम तरह की बातें। तो ये हो गया ट्रेडिशनल के साथ करंट अफेयर्स। ध्यान रखिएगा, आधा हिस्सा सब लोग कर लेते हैं। आधा हिस्सा का मतलब मैं आपको बताऊं, इतना सब लोग लिख लेंगे, ये भी सब लोग लिख लेंगे, इतना सब लोग लिख लेंगे। लेकिन जब ये हिस्सा लिखने की बात आती है ना, तो फिर वो नहीं लिख पाते हैं। यही कारण है कि मार्क्स 50% के ऊपर नहीं उठ पाता, 50 के नीचे ही रहेगा। अगर आपको 60 और 70% मार्क्स लाने हैं, या अगले कुछ सालों में, 1-2 सालों में आपको एग्जाम तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी जाने। ये है थ्योरी यूटी, और ये है आपका प्रैक्टिकल, एट प्रेजेंट देश में क्या हो रहा है। इसलिए हम पूरे सिलेबस को आज कवर करने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवें पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि पांचवा प्रश्न कौन सा होगा। नागरिकता के प्रावधान। नॉर्मल सवाल। छठा, CAA के प्रावधान विरोध का आधार व वैश्विक प्रतिक्रिया। अब ये IAS मेंस का क्वेश्चन है पिछले साल। अब देखिए ये IAS का आया हुआ। ऊपर वाले सवाल सब लोग कर लेंगे। सिटीजनशिप का क्या है भाई, 4-5 लाइन का उत्तर है, किसी किताब से उठा के पढ़ लेंगे ये। लेकिन अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट
ये एग्जाम में नहीं आया और आता भी नहीं। उसका अगला चरण आएगा कि देश में नागरिकता को लेकर के अभी जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो है नागरिकता प्रावधान कानून, और उसका क्या प्रोविजन है, उसका विरोध क्यों हो रहा है, और विरोध का आधार क्या है, मतलब किन बातों को लेकर के विरोध किए जा रहे हैं, और इसकी वैश्विक पत्रिका। सीधी सी बात करें तो भारत के नागरिकता कानून में यह कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को छोड़कर के अन्य समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। उसी के ऊपर धरना प्रदर्शन विरोध हो रहा है। तो विरोध क्यों कर रहे हैं वो लोग, एक तो उनके व्यू को जानना, और दूसरा भारत के अगल बगल जितने भी हैं वो मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री हैं, और उनका क्या होगा जब भारत से 1.5 करोड़ लोग अरब देशों में काम करने जाते हैं, तो वहां भी कुछ असर पड़ सकता है, और पड़ा भी। भारत की विदेश नीति के सामने कई तरह की समस्याएं आई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो एक देशों का संगठन था, वहां भी बात कही गई, अमेरिका में भी कही गई, यूएन में भी इसकी बात कही। इमरान खान ने तो इसको सर पे लेकर के बैठा दिया और पूरी दुनिया में ये हल्ला मचाया। तो वही कहने का मतलब है कि अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये नहीं आएगा। अब आप पढ़ते हैं ये आता है ये, तो अब आपको 250 शब्दों में लिखना होगा कि सीएए के प्रोविजन क्या है, आखिर देश में विरोध क्यों हो रहा है, और ग्लोबल रेप पर क्या हो रहा है। कहने का मतलब है ये टोटली प्रैक्टिकल है। आपने थ्योरी को पढ़ा और आपने ऑब्जर्व किया कि भारत में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, और वही एग्जाम में आता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको इस स्टेप से इस स्टेप पर लेके आए। बस एक टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो लगभग आप 15 मिनट इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आगे देखिए 7वां, प्रवासी नागरिकता प्राप्त। बस 8वें की बात करें। अब देखिए मूल अधिकार सब जानते हैं, फिर भी हम लिखेंगे मूल अधिकार क्या है, इसकी विशेषता, उपयोगिता और महत्व। 250 शब्दों में। हालांकि 3-4 सवाल मैंने इसमें जोड़ दिए। फंडामेंटल राइट। अब देखिए ये ट्रेडिशनल सवाल है। अब आज ट्रेडिशनल में क्या नया हो रहा है, अब इसी में आएगा प्राइवेसी। इसी में आएगा भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, ऊपा कानून, यूएपीए जो नारा लगा उसके ऊपर कन्हैया उन्हैया, अब ऊपा लिख करके छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर आप कमेंट करिए। अब आपने ऊपा पढ़ा 2 लाइन, 2 लाइन से ज्यादा किताबों में नहीं होता है कि हाँ हाँ ये कानून है। लेकिन अगर आपने ऊपा को नहीं देखा कि ऊपा को लेके सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, ऊपा को लेके हाई कोर्ट क्या कह रहा है, और ऊपा को लेकर के उमर खालिद, कन्हैया कुमार, सराजुल इस्लाम को लेकर के क्या प्रोविजन हो रहे हैं, ऊपा को लेकर के देश में क्या स्थिति चल रही है, और आप इसको नहीं लिख पाए, तो आपका उत्तर 60% के ऊपर नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट आप पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट के साथ ये सब भी चीजों को पढ़ें। ठीक है। अब ये 10 टॉपिक हमने आपको लिखे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन जो बनते हैं शुरुआत के, वो यहीं से बनने शुरू होते हैं। मैं आपके सामने एक लिस्ट बना रहा हूं, तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो उत्तर को लिखने को कैसे लिखते हैं मेंटली प्रिपेयर्ड। सबसे पहला है संविधान निर्माण। ठीक है जी। अब यहां पर मैं सवाल जो जो है आपके सामने लिख दिया, वो आप देख चुके हैं। दूसरा है टॉपिक राज निर्माण, यहां भी हो गया। तीसरा है नागरिकता, हमने उसकी चर्चा कर दी। चौथा है मूल अधिकार। मूल अधिकार।
इसी तरह अन्य और चैप्टर होंगे, उसी की चर्चा करते हैं, और इसी तरह अन्य और क्वेश्चन होंगे। अभी जो हमने बातचीत की है, अब मूल अधिकार में फिर प्राइवेसी का राइट है, या फिर इसी में आजकल अल्पसंख्यक राजनीति व इसके होने वाले विवाद पर टिप्पणी करें। अब देखिए, आपने सिर्फ पॉलिटी में पढ़ा है अल्पसंख्यक, उनकी परिभाषा है, उनकी संरक्षण है, लेकिन उसको लेकर के इस पे क्या विवाद आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आपको क्वेश्चन लिखने होंगे। अब आगे के कुछ टॉपिकों पर और ध्यान देते हैं। आगे देखिए, इसके बाद जो अगला आएगा वो है डीपीएस, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि कॉमन सिविल कोड पर टिप्पणी करें, समान नागरिक संहिता की चर्चा करें। एक तरफ मूल अधिकार कहता है कि इस देश में लोगों को धर्म और अन्य और अधिकार होंगे, दूसरी तरफ राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं कि समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी कर। कुछ और भी है, समान नागरिक संहिता क्या है, महत्व और आवश्यकता। अब देखिए, ये तो हमें लिखना ही होगा, लेकिन ये सवाल अब आते नहीं है आईएएस में। अब इनके पूछे जाने की परंपरा थोड़ी समाप्त हो गई, लेकिन हम तो लिखेंगे, शुरुआत यहीं से करेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, इसके क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता पर टिप्पणी करें। इसके बाद हम उस पर जाएंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के ऊपर विवाद क्या चल रहा है। इसी में ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, इसी में गो हत्या पाबंदी जो आसाम में कानून बना है वो भी एक मुद्दा है, और इसी में एक मुद्दा है समान नागरिक संहिता, मतलब एक देश एक कानून की बात की जाए। फिर उसके बाद से अगला चैप्टर है क्या, मूल कर्तव्य। अब ये तो संविधान में था नहीं, बाद में जोड़ा गया, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जोड़ा गया, 42 अमेंडमेंट 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। इस तरह की कई सारी बातें, मूल कर्तव्य। अब सब मूल कर्तव्य क्या है, आवश्यकता और महत्व। देखिए, क्या है आवश्यकता महत्व, ये तो कंपलसरी है, यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगला कि मूल कर्तव्यों को लेके क्या विवाद चल रहा है। अब उसमें जो कुछ शब्द हैं, जैसे मिली जुली संस्कृति, खूब विवाद चल रहा है, वैज्ञानिक सोच का विकास, खूब विवाद चल रहा है, समाज में भाईचारा बनाए रखना तो कैसे बनेगा, उस तरह क्या विवाद चल रहा है, या फिर मूल कर्तव्यों के अंतर विरोध, या मूल कर्तव्यों में क्या परिवर्तन आया है सोशल मीडिया के आने के बाद से। कुछ भी पूछ सकते हैं। जनरली ये जो सवाल पूछते हैं उनके पीछे पूछने का सबसे मेन प्रोविजन यही होता है कि आज जो समाज में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसको फील कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसको देख पा रहे हैं कि नहीं। आज जैसे व्हाट्सएप का है, सोशल मीडिया का है, तो कहा जाए मिलीजुली संस्कृति, मतलब हिंदू और मुस्लिम समुदाय की मिलीजुली संस्कृति। देख ही रहे हैं क्या है देश में माहौल। एनडीटीवी और जीटीवी को देख लीजिए, दोनों लोग रोज जंग करवाते रहते हैं, रिपब्लिक भारत रोज चिल्लाते रहते हैं, हालांकि आजकल चिल्ला नहीं रहे। मतलब समाज में इस कदर तक दरारें पैदा हो रही हैं। वही आपको लिखना है, अंतर्विरोध क्या है। तो अभी अंतर्विरोध ये है कि एक तरफ संविधान में हमारे मिलजुल के भाईचारा लाने की बात कही जा रही है, लेकिन आज वर्तमान में सोशल मीडिया के द्वारा समाज में इतना तेजी से विभाजन पैदा हो रहा है जिसको कई जगहों पर देखा जा सकता है। बस इससे ज्यादा कुछ अन्य और बात करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं। फिर उसके बाद से आता है अगला चैप्टर, राष्ट्रपति। अब जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति पद क्या, कैसे, क्या अधिकार हैं, महत्व हैं, उनके बारे में, मतलब राष्ट्रपति क्या क्या महत्व है, क्या राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप है। ये इंदिरा जी के कार्यकाल में उभर करके बातें आई थी। राष्ट्रपति सच्चे अभिभावक हैं, राष्ट्रपति की सक्रियता पर टिप्पणी करें, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद से उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति का कोई ज्यादा
महत्व नहीं है, आज तक एक भी सवाल नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम यहां पढ़ते हैं क्या, उपराष्ट्रपति का शक्ति, महत्व और संवैधानिक स्थिति की चर्चा करें। सारे शब्द आपको 250 में, अभी आज तक नहीं आया, लेकिन जब इसको हम आंसर राइटिंग करेंगे तो इसको लिखेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। उपराष्ट्रपति। अब इसके बाद से आता है संसद। एक कॉमन सवाल, संसद की क्या आवश्यकता है? मैंने क्या कहा, ये हर जगह रहेगा आवश्यकता महत्व, चाहे वो आए या ना आए। संसद की आवश्यकता, संसद का महत्व। अब इसी में आजकल संसद को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा है, तो चलिए इसके बारे में क्या क्या डिस्प्यूट हो रहा है और कैसे कैसे चीजों को जानना है, हम इसको भी लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे संसद का अधिवेशन हुआ, अभी मॉनसून सेशन चला, खूब हो हल्ला हुआ, लेकिन अभी आपने देखा कि जातिगत आरक्षण के ऊपर जो बिल आया उसमें एकदम भाईचारा दिखने लगा। तो अब आवश्यकता, महत्व। अब इसी में संसद के अधिवेशन, संसद ही चल रहा है, यहां भी संसद ही है। मॉनसून सत्र, विपक्ष की राजनीति, संसद में होने वाले हंगामे, संसद में पास होने वाले बिल। कहने का मतलब है सवाल कुछ भी आ सकता है। सवाल कैसे आएंगे कि संसद का अधिवेशन लोकतंत्र की एक विशेषता मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में मॉनसून सत्र में इस प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को नहीं मिली। वो एक क्वेश्चन लिख के छोड़ दिए। अब आप फ्री हैं कि आप क्या लिखें, तो वहां पर आप इंट्रो लिखेंगे कि लोकतंत्र में संसद का एक बहुत बड़ा स्थान है जहां पर जनप्रतिनिधि बैठते हैं। संसद की स्थापना लोक महत्व के विषय को बनाने के लिए और विकासात्मक कार्यों की चर्चा करने के साथ समय समय पर उसमें सुझाव देने के लिए की गई। इसके लिए सत्र का भी प्रावधान रखा गया। आज मॉनसून सत्र में इतने दिनों का सत्र चला, लेकिन इतना हंगामा हुआ जिससे संसद का अधिवेशन हो ही नहीं सका। इससे पैसे की भी बर्बादी हुई, नुकसान भी हुआ, और सबसे बड़ी बात, संसद की स्थापना का औचित्य भी सिद्ध नहीं हो पाया। वर्तमान के मॉनसून सत्र में इतने बिल प्रस्तुत किए गए, इतने पर गतिरोध दिखा, लेकिन जहां जाति वाला मुद्दा आया वहां पर संसद और विपक्ष में मिलीजुली सहभागिता देखी गई। वस्तुतः भारत में संसद कई मायनों में अपने उद्देश्य को सही अर्थों में पूर्ण नहीं कर पा रहा है। विपक्ष में चाहे कोई भी पार्टी हो, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता पक्ष का विरोध करना। यह प्रवृत्ति मोदी सरकार, मनमोहन सरकार नहीं लिखेंगे, यह प्रवृत्ति एनडीए गवर्नमेंट के पहले यूपीए गवर्नमेंट में भी देखी गई और एनडीए गवर्नमेंट भी देखी जा रही है। वस्तुतः आज संसद अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करता हुआ नहीं दिख रहा। यही तो लिखना है। कहने का मतलब है कि जो कुछ भी देश में हुआ, जो कुछ भी पार्लियामेंट में हुआ और जो कुछ भी आपने टीवी में और न्यूज़पेपर में देखा, उसको आपने ऑब्जर्व किया और उसको अपने अपने शब्दों में लिखा या नहीं लिखा। तो ये सवाल आते हैं। तो एक बच्चा जो पार्लियामेंट में लक्ष्मीकांत की बुक लेकर रट करके बैठ जाता है, वो कैसे उत्तर लिखेगा? आपसे तो बस इतनी उम्मीद की जाती है कि आप बस चीजों को जाने, सोचे और समझे और लिख दें। तो ये हो गया संसद। संसद के बाद फिर संसद की समितियां होती हैं। अभी शशि थरूर जी ने कमेटी के ऊपर रिपोर्ट दी है, ट्विटर वाली कमेटी या सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करे। तो पूछ लेते हैं संसदीय समितियां क्या होती हैं और किसी एक समिति का नाम आपसे पूछ लेंगे। संसद के बाद आप फिर आए तो जो पहला होगा इसमें निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग की कार्य, शक्ति, ये तो ट्रेडिशनल पार्ट है, इसको करेंगे। अब फिर अगला सवाल आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठाई है
अपराधियों पर नियंत्रण हेतु भूमिका पर टिप्पणी करे। अब यहां पर जो सवाल आएगा कि निर्वाचन आयोग राजनीति के अपराधीकरण के रोकने के ऊपर निर्वाचन आयोग के पहल की टिप्पणी करे और संभावित सुझाव की भी चर्चा करे, तब आपको लिखना होगा अपने बुद्धि से, अपने विवेक से कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं। ये तो ट्रेडिशनल हो जाएगा, कार्य और शक्तियां, जो आपको किताबों में मिल जाएगा। अब ये आते भी नहीं है, आएंगे क्या कि एट प्रेजेंट देश में चल क्या रहा है, एट प्रेजेंट देश में हो क्या रहा है, एट प्रेजेंट देश किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अभी 42% हमारे जनप्रतिनिधि क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के हालात तो और भी खराब है। तो अब राजनीति के अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग को क्या करना चाहिए और क्या क्या सुधार करने चाहिए, इसके ऊपर तैयार रहें। इस साल ये पक्का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक उसी तरह निर्वाचन आयोग है, उसी तरह एक संस्था है वित्त आयोग, उसी तरह एक संस्था है कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षा आयोग। तो यहां पर आपको सिर्फ कार्य शक्ति फिर उसके बाद से इसके बाद आपका फिर आ गया अटॉर्नी जनरल, जिसको बोलते हैं आपका महान्यायवादी।